गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर। देश का सवाल, जी हां, क्या दुनिया का सबसे ताकतवर देश भी अपने ही कानूनों से बंधा है या फिर कानून सिर्फ दिखावा है? अमेरिका, जहां लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है, लेकिन जब बात युद्ध की आती है तो क्या वहां नियम ताक पर आगे रख झुक जाते हैं? वॉर पावर रेजोल्यूशन साफ कहता है कि राष्ट्रपति बिना संसद की मंजूरी के सेना भेज सकते हैं, लेकिन सिर्फ 60 दिन के लिए। उसके बाद तो इजाजत लो या सेना वापस बुलाओ। तो सवाल यह है कि क्या यह 60 दिन का नियम सिर्फ किताबों में कैद है? क्या व्हाइट हाउस अपनी मर्जी से दुनिया में जंग छेड़ता है और फिर कानून को दरकिनार कर देता है? वियतनाम वॉर के बाद बना यह कानून ताकि सत्ता पर लगाम लगे, लेकिन क्या आज भी वही लगाम काम कर रही है या टूट चुकी है? क्या अमेरिका में राष्ट्रपति असली वॉर मशीन बन चुका है या फिर सीनेट की चुप्पी इस खेल की सबसे बड़ी साझेदार है? क्या 60 दिन का कानून सिर्फ एक औपचारिकता है या फिर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अपने ही नियमों को तोड़कर जंग का खेल खेल रही है? ऐसे में बड़ा सवाल ये, क्या 5 दिन के बाद जंग खत्म होगी या फिर एक महायुद्ध की शुरुआत होने जा रही है? 5 दिन बहुत क्रूशियल हैं। सीज फायर की मियाद खत्म हो रही है दर्शकों, और उसके बाद क्या होगा इस पर सबकी निगाहें रहने वाली। लेकिन पूरी मुकम्मल जानकारी लेकर आए हैं, एक बड़ा पैनल भी कुछ वक्त में हमारे साथ जुड़ेगा। जरा समझिए क्यों अब ईरान जंग गले की फांस बन चुकी है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए। जी हां, ईरान युद्ध की टाइमलाइन सबसे पहले आपको समझाते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जी हां, 28 फरवरी को ईरान का हमला शुरू होता है। ईरान पर हमला शुरू हुआ, उसके बाद अमेरिका इजराइल ने ज्वाइंट रिटेलिएशन कर ईरान में तबाही मचाई। 2 मार्च को व्हाइट हाउस ने कांग्रेस को इस बात की इत्तला दी, सूचना दी। जी हां, उसके बाद ईरान पर सैन्य कार्रवाई की औपचारिक सूचना पूरी दुनिया में फैली। 1 मई को पूरी हो रही है 60 दिनों की समय सीमा। उसके बाद क्या होगा? 5 दिन के बाद क्या परमिशन दोबारा सीनेट से लेंगे, संसद से लेंगे, या फिर सेना वापस बुलाएंगे? अमेरिका में कानून क्या है, वो कानून क्या कहता है, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। जी हां दर्शकों, अमेरिकी कानून क्या कहता है जंग को लेकर, वो आपको बताने और समझाने जा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन आपको बताएंगे। और समझिए कि ये कानून वियतनाम वॉर के बाद बना। अमेरिकी जो कानून है, युद्ध में सेना भेजने की समय सीमा 60 दिन है। उसके बाद आपको सीनेट से परमिशन लेनी पड़ती है या तो सेना बुलानी पड़ती है। राष्ट्रपति को बिना कांग्रेस के मंजूरी के सेना भेजने की डेडलाइन तय है, यानी 60 दिन से ज्यादा आप सेना को नहीं रख सकते। अमेरिका का 1973 का कानून है, वॉर पावर रेजोल्यूशन जिसे हम कहते हैं। 60 दिनों की संवैधानिक समय सीमा के बाद इसको मंजूरी मिलना अनिवार्य हो जाती है। उसके बाद अगर आपने परमिशन नहीं ली तो दिक्कतें होंगी। युद्ध जारी रखने के लिए कांग्रेस की अनुमति मिलना जरूरी है, यानी 60 दिन तक सीनेट की परमिशन के बिना आप सेना को बाहर भेज सकते हैं, लेकिन 60 दिनों के बाद आपको पूछना पड़ता है, यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ सीनेट, और उसके बाद ही चीजें हो पाती हैं। बड़ी बात यह भी है दर्शकों कि क्या अब परमिशन ली जाएगी या जिद्दी ट्रंप अपनी सेना वापस बुला रहे हैं? 1 मई के बाद क्या होगा, जरा परिस्थितियों और संभावनाओं पर गौर कर लेते हैं। जी हां, 1 मई के बाद अमेरिकी सरकार क्या करने जा रही है, क्या क्या स्थितियां बनेंगी, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और हर कंडीशन के हिसाब से आपको मैं चीजें समझाने जा रहा हूं। जी हां, पहली स्थिति, कांग्रेस की मंजूरी, क्या होगा? युद्ध जारी रहेगा। सीनेट ने परमिशन दे दी तो जंग जारी रहेगी। दूसरी स्थिति, मंजूरी से इनकार करने पर युद्ध की कार्रवाई रोकनी पड़ेगी तुरंत, यानी तत्काल प्रभाव से। तीसरी स्थिति क्या बनेगी? कानून को चुनौती दी जाएगी। पिछले राष्ट्रपतियों ने भी ऐसा किया है जंग जारी रखने के लिए, तो ट्रंप भी करने वाले हैं। और चौथी कंडीशन क्या है? 30 दिन का एक्सटेंशन सुरक्षित निकासी के लिए, युद्ध बढ़ाने के लिए। यानी अगर परमिशन नहीं मिलती है तो 30 दिन का एक्सटेंशन मिलता है, और उस एक्सटेंशन में सेना को इवैक्यूएट कराना होता है, जंग के मैदान से अपने साजो सामान हथियार लेकर वापस आना होता है। तो ये 4 परिस्थितियां रह जाएंगी ट्रंप साहब के लिए 1 मई के बाद, और देखने वाली बात होगी कि आगे इसमें क्या होता है। अब तक 2 शांति वार्ता बेनतीजा रही हैं दर्शकों, हम ये सब जानते हैं। इस्लामाबाद में 2 मरतबा बातें हुई, लेकिन वो कुछ रिजल्ट नहीं निकला। जी हां, पहली 11 से 12 अप्रैल को ही इस्लामाबाद में बैठक हुई। इस बैठक में अमेरिका के जेडी वेंस साहब पहुंचे, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, और अराक्ची पेजेश्किन पहुंचे। पाकिस्तान की मध्यस्थता में शांति वार्ता हुई, लेकिन पहले दौर की जो वार्ता थी उसमें कुछ निकला नहीं। अमेरिका और ईरान के बीच ये बातचीत हुई थी। फर्स्ट राउंड ऑफ जो टॉक थी, करीब 21 घंटे की बातचीत हुई, समाधान नहीं निकला, कोई रेजोल्यूशन नहीं निकल पाया, बेनतीजा बैठक रही, और दोनों देशों के डेलीगेशन वापस लौट आए। जेडी वेंस साहब ने धमकाते हुए कहा था कि अगर रजामंदी बन गई होती तो अच्छा होता। दूसरी वार्ता की बात करते हैं। 25 अप्रैल को फिर इस्लामाबाद में शांति वार्ता होनी है, लेकिन अभी तक उसे लेकर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। फिर से पाकिस्तान की मध्यस्थता में ये बातचीत होनी है, लेकिन अभी जो अपडेट आ रहा है कि ट्रंप साहब ने सबको बोला है कि भाई हम तो फोन पे ही बात करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची इस्लामाबाद पहुंचे थे और कल रात को वहां से वो निकल चुके हैं, यानी दूसरे दौर की बातचीत भी करीब करीब बेनतीजा ही समझिए। बड़ी डेलीगेशन के साथ शनिवार को पाक पहुंचे थे और शाम
तक वो ओमान के लिए वहां से रवाना हो गए थे। अमेरिका से ट्रंप के विशेष दूत भी पहुंचने वाले थे, जेडी वेंस साहब नहीं, लेकिन इस बार स्टीव विटकॉफ और साथ ही साथ जेरेड कुशनर वहां जाने वाले थे, लेकिन उन दोनों के जाने की संभावना भी अब नहीं है। ईरान ने सीधे बातचीत से मना कर दिया। ट्रंप ने भी अपने विशेष दूत को पाक जाने से मना कर दिया, दौरा रद्द कर दिया गया। दूसरी शांति वार्ता भी बेनतीजा रही। चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन है। अमेरिका में ऐसा पहले कब कब हुआ, ये वॉर वाली सिचुएशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अमेरिका में इससे पहले कब ऐसा हुआ, आइए आपको हम बता देते हैं। कई राष्ट्रपतियों ने इस कानून को अपने तरीके से परिभाषित किया है, चाहे वो अब्राहम लिंकन हो, चाहे वो जेराल्ड साहब हो, चाहे निक्सन साहब रहे हो। 2011 में लीबिया में सैन्य कार्रवाई की डेडलाइन अलग बात थी। तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसे सीमित ऑपरेशन बताया था। उन्होंने बोला कि कुछ वक्त के लिए ऑपरेशन चला रहे, सेना वापस वहां से आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इराक अफगानिस्तान युद्ध में भी राष्ट्रपतियों ने सीनेट में इससे परमिशन लेने की कोशिश की, इसे लेकर बहस हुई और राष्ट्रपतियों ने अपने हिसाब से चीजें की, अपने अपने अधिकारों को लेकर बहस होती रही। अमेरिका में ऐसे पहले कई बार हुआ है कि सेना को भेजने, वापस बुलाने के लिए इस तरह की बहस होती रही, क्योंकि अमेरिका के साथ एक दिक्कत ये दर्शकों, वो बॉडी बैग से बहुत डरते हैं। उनको अपने लोगों की मौत से खौफ है। ईरान युद्ध अलग क्यों है, अब आपको यह समझना जरूरी है। चाहे आप अफगानिस्तान वॉर की बात करिए, लीबिया की बात करिए, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, वियतनाम, इराक, लीबिया, इन सब से डिफरेंट क्यों है ईरान का वॉर, वो आपको समझना होगा। क्योंकि वहां पर दो देशों के बीच जंग हो रही थी, सब एक दूसरे का नुकसान कर रहे थे, लेकिन इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा था दर्शकों। लेकिन ईरान युद्ध में ऐसा नहीं है। आइए पॉइंट के जरिए आपको समझाते हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान, वियतनाम, इराक में सीधे जंग लड़ी थी और वहां पर आसपास के मुल्कों को इससे दिक्कत नहीं थी। लीबिया में अमेरिका का सीमित हस्तक्षेप रहा। लीबिया में लड़ाई हुई, गद्दाफी साहब को सत्ता से हटाया, लेकिन आसपास के जो कॉन्टिनेंट से वहां पर इसका असर नहीं पड़ा। उत्तर कोरिया के साथ भी सीधे युद्ध नहीं, लेकिन गंभीर सैन्य तनाव वहां पर रहा और बहुत वक्त तक अमेरिकी सेना उस इलाके में एक्टिव रही। इन देशों के साथ युद्ध का असर पूरी दुनिया पर सीमित रहा, लेकिन ईरान के साथ ऐसा नहीं। ईरान युद्ध पहले की जंगों से अधिक संवेदनशील है। क्रूड का मामला है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट लॉक है, पूरी दुनिया का 20 से 25% तेल उस इलाके से आता है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज परेशान है, उनका तेल नहीं बिक रहा है और आसपास के खित्ते में जंग होने की वजह से बहुत सारा कोलैटरल डैमेज हुआ है। जी हाँ, अब समझिए, आपको एक विषय आपने ये तो समझ लिया कि दिक्कत क्या थी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ईरान एक ऐसी जगह पर, एक ऐसी जियो लोकेशन पर है कि वहां पर जो दिक्कतें हो रही हैं वो दिक्कतें बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हैं। जी हाँ, समझिए। अब देश का सवाल का रुख करते हैं, जिस पर हम अगले घंटे लगातार चर्चा करने वाले हैं। देश का सवाल आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है और उसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे। देश का सवाल नंबर 1, अमेरिकी कानून के मुताबिक ईरान युद्ध समय सीमा 1 मई को खत्म हो रही है, उसके बाद क्या होगा, क्या एक्सटेंशन मिलेगा? जी हाँ। दूसरा सवाल, ईरान जंग ट्रंप के लिए प्रतिष्ठा, क्या ट्रंप युद्ध खत्म करने के लिए राजी होंगे? अगला सवाल, अमेरिका की कई अहम मिसाइलें खर्च हो चुकी हैं, सीनेट से मंजूरी नहीं मिली, तो क्या ट्रंप न्यूक्लियर अटैक वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे? अगला सवाल, क्या ईरान पर ट्रंप की एक गलती पूरी दुनिया को भुगतनी होगी? दर्शकों, ये वो सवाल थे जिसके बारे में हम और आप चर्चा कर रहे थे, लेकिन कुछ ही वक्त में मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ने जा रहा है। जी हाँ, उस पैनल के जरिए हम इस पूरे विषय को समझने और जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन दर्शकों समझिए कि ईरान में जो जंग हो रही है, अब हो क्या रहा है, 20 से 25% जो क्रूड है उस एरिया से गुजरता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को अमेरिका ने भी लॉक कर रखा है, ईरान भी उस पर कब्जा करे हुए है। जितने मिडिल ईस्ट कंट्री हैं, इराक, ईरान, तेहरान, अजरबैजान, कतर, जॉर्डन, यूएई, तमाम जो कंट्रीज़ हैं, ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। इनका कच्चा तेल पूरी दुनिया में पहुंच नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से स्कैर्सिटी हो रही है, कमी हो रही है, डिमांड हाई है, सप्लाई लो है। दुनिया भर के इंटरनेशनल मार्केट क्रैश कर रहे हैं। दुनिया भर के जो क्रूड सप्लाई करने वाली कंपनीज़ हैं, पेट्रोलियम कंपनीज़ हैं, वो बहुत परेशान हो रही हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि भाई अगर सप्लाई नहीं होगी तो स्थितियाँ और ख़राब हो जाएंगी। पूरी दुनिया में जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो सर्च पर हैं, वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, कीमतें आसमान छू रही हैं और इसलिए भी दिक्कत हो रही है क्योंकि अब जो सप्लाई सीमित हो गई है। लेकिन रशिया और तमाम जो मुल्क हैं वो एक ऑप्शन हो सकते हैं। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि भारत के पास 25 से ज़्यादा ऐसे मुल्क हैं जिनके ज़रिए वो अपना क्रूड इंपोर्ट करते हैं, ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए दिक्कत नहीं। लेकिन पूरी दुनिया में, पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त जल रहा है और सबसे बड़ा मसला यह है कि अब अगर ये वॉर जल्दी खत्म नहीं हुआ तो अमेरिका के लिए भी मुश्किल है, बाकी दुनिया के लिए भी मुश्किल है। लेकिन 1 मई को 60 दिन की मियाद खत्म हो रही है। स्पेशल वॉर रेजोल्यूशन अगर एक्टिव रहा तो ट्रंप साहब को सेना वापस बुलानी पड़ेगी, या तो इसे लेकर बहस होगी या तो इस पर चर्चा होगी। जी हाँ, मेरे साथ एक बड़ा पैनल कुछ वक्त पे जुड़ने जा, लेकिन ग्रुप कैप्टन MJ ऑगस्टिन साहब मेरे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया हमारे लिए। एक बहुत अहम सवाल ये भी है सर कि जो स्पेशल वॉर रेजोल्यूशन अमेरिका का है, इट सेज कि 60 दिन के बाद आपको दोबारा सीनेट की परमिशन लेनी होती है, या तो आपको सेना वापस बुलानी है, नहीं तो 30 डेज का इवैक्यूएशन प्लान आपको देना पड़ता है। 1 मई को वो समय सीमा, वो मियाद खत्म
हो रही है। ट्रम्प साहब क्या करेंगे, क्या ऑप्शन उनके पास है सर? देखिए, ये बहुत ही, आपने भी इसके बारे में बताया, ये बहुत ही आसानी से सरकमेंट कर सकते हैं। इसमें दो चीजें हैं, एक्चुअली दो नहीं, या तीन चीजें हैं। एक को कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट। सो जब नेशनल इंटरेस्ट इंटरेस्ट इवोक किया जाता है, नेशनल इंटरेस्ट, कोट अनकोट, नेशनल इंटरेस्ट का मतलब है कि क्रूड इंटरेस्ट, क्रूड ऑयल का इंटरेस्ट। तो आप किसी भी अमेरिका को नेशनल इंटरेस्ट बोलिए, मिडिल ईस्ट में हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, तो सभी ये समझ जाएंगे कि ये क्रूड ऑयल की बात होगी। दूसरा, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात कर रहा हूं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। दूसरा है सिक्योरिटी थ्रेट। जैसे आपने कहा, बॉडी बैग अमेरिकन को पसंद नहीं है, अमेरिकन पब्लिक को पता नहीं है। उससे ज्यादा उनको अगर किसी चीज से डर है तो वो है उनके सरजमी पे कोई अटैक, जैसे 9/11 जैसी कोई चीज हुई। तो 9/11 के बाद जो भी इन्होंने किया है उसमें बॉडी बैग्स आया जरूर, लेकिन वो जो है नंबर 2 पायदान पे, नंबर 1 पायदान पे उनके मेन लैंड के ऊपर अटैक उनके लिए गवारा नहीं है। और तीसरा बड़े महत्वपूर्ण है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के नाम पे आप कहीं भी डिप्लॉय कर सकते। तो ये दोनों चीजें, ये तीनों चीजों के नाम पे अनिश्चित काल तक ये फोर्सेस वहां रह सकती हैं और नेशनल इंटरेस्ट अपना बचाव कर सकती हैं। ट्रेनिंग के दौरान कोई अगर अटैक हो गया उन पे तो पलटवार भी कर सकती हैं, या पलटवार करके ये कह सकती हैं कि हम पे अटैक हुआ था इसलिए हमने पलटवार किया। तो बहुत सारी प्रोविजंस हैं। ये हम सब ही नहीं, और भी लोग इस पैंतरे को आजमाया हुआ है प्रीवियसली। वर्ल्ड वॉर टू से लेकर के, वियतनाम वॉर से लेकर के, काफी एग्जाम्पल्स आपने खुद ही ने दिया है। कोरियन वॉर जैसे, जिसकी आपने बात की थी, नो, वो कोई फॉर्मल वॉर डिक्लेरेशन कोरियन वॉर खत्म होने तक नहीं हुआ और ना ही किसी सेनेट से परमिशन लिया गया। इराक वॉर में देखिए, कांग्रेस ऑथराइजेशन मिला जरूर, लेकिन वॉर डिक्लेरेशन कभी नहीं हुआ। ये काफी बहुत कम लोगों को पता है इस बात का। जो इराक वॉर हुआ था, ऑफ एंड्योरिंग फ्रीडम एंड ऑफ इराकी फ्रीडम, उसमें ऑथराइजेशन ऑफ मिलिट्री फोर्स मिला, लेकिन क्लासिक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कभी नहीं हुआ। तो बहुत सारे इनके पास, आपने उसका जिक्र किया, लीबिया का जो इंटरवेंशन ओबामा साहब ने किया। तो ये सारी चीजें जो हैं, हर प्रेसिडेंट के पास ये पैंतरे, ये तुरुप के पत्ते अवेलेबल हैं। लेकिन जो सेनेट है वो जरूर अल्लाह मचाएगा, विप जरूर अल्लाह मचाएंगे। इनके जो डेमोक्रेट्स हैं वो जरूर, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, दे विल कम विद हैमर एंड टॉन्ग्स। वो तो होना ही तय है। और आज का जो शूटिंग का जो इंसिडेंट हुआ है, पता नहीं कितने हद तक सच है, और एकदम ही सही समय पे ही इनके ऊपर ऐसे हमले हमले क्यों होते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया। लेकिन ये जो सो कॉल्ड हमला है, ये हो सकता है एटलीस्ट जो मागा क्राउड है उनके लिए एक शॉट इन द आर्म हो, और ट्रम्प के लिए जरूर एक शॉट इन द आर्म हो। ऑलराइट सर। तो ये उसी समय में क्यों आया है जब ये एक्सपायरी होने को जा रहा है? राइट सर। बहुत बड़े सवाल है, निशान है सब चीजों में। बॉटम लाइन ये है कि ये फोर्सेस डिप्लॉयड रहेंगी, इनकी सिर्फ परिभाषा बदली जाएगी। राइट सर। ऑलराइट सर, पॉइंट टेकन, प्लीज स्टे विथ मी। मेरे साथ निपुण आलम बयान साहब भी जुड़ गए, विदेशी मामलों के जानकार हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर सुरेश गोयल साहब, आप देख रहे हैं, जाना माना नाम है और एक्स डिप्लोमेट है सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निपुण जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कल बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट हमने रात को की है, और अब एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए निपुण जी। 60 दिनों की मियाद खत्म हो रही स्पेशल वॉर रेजोल्यूशन जो अमेरिका का है, उसके बाद 60 दिनों के भीतर या तो आपको सीनेट की परमिशन दोबारा रिवोक करानी पड़ती है, या तो आपको सेना वापस बुलानी पड़ती है। 1 मई को ये मियाद खत्म हो रही है, ट्रम्प साहब क्या करेंगे? हालांकि ऑगस्टिन साहब ने एक बहुत सटल इसका जवाब दिया है, ना, आई अग्री विथ हिम। आप कैसे देखते हैं निपुण सर इसको? नहीं, देखिए, अभी मैं सिंह सर को सुन रहा था, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है।
हालांकि जैसे हम जानते हैं कि अमेरिका के फेडरल सिस्टम में हम्म। सीनेट की एक बहुत बड़ी भूमिका है, और सीनेट को वहां पे काफी ज्यादा पावर भी मिली हुई है। हम्म। और सीनेट ही किसी भी कंट्री के साथ अगर वॉर में आपको जाना है तो सीनेट की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, ये बात सही है। लेकिन जो प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर हैं, तो उन इमरजेंसी पावर का यूज प्रेसिडेंट कैसे करता है, उन कानून की जो बारीकियां हैं हम्म। उनका इस्तेमाल प्रेसिडेंट कैसे करता है, उस पर बहुत सारी चीजें निर्भर होती हैं। पर यह बात सही है कि अगर सीनेट में ये पास नहीं होता है कि आपको अमेरिका को वॉर में जाना है, तो इससे कहीं ना कहीं जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की एक इमेज है, जब डोमेस्टिक भी अगर हम बात करें और हम इंटरनेशनली बात करें, तो दोनों को कहीं ना कहीं डैमेज जरूर पहुंचेगा। वो इम्पैक्ट जो उनका होना चाहिए वो नहीं होगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग घटना जो भी लास्ट में सिंह सर कर रहे थे, मैं उसी बात को कहूंगा कि कई बार क्या होता है कि इस प्रकार के इंसिडेंट ठीक है दुर्भाग्यपूर्ण है, वो चीज बात सही है, लेकिन पॉलिटिशियंस के लिए वो वरदान की तरह साबित होते हैं। और पॉलिटिशियन इस तरह के इंसिडेंट को किस प्रकार यूज करता है अपने फेवर में, उसके ऊपर सब बातें क्या होती है डिपेंड करती है। तो मुझे तो लगता है कि आज 26 तारीख है और अभी 5 दिन हमारे पास में, 4 दिन हमारे पास बचे हैं। हम्म। तो उन 4 दिन का इस्तेमाल प्रेसिडेंट ट्रम्प अपने लिए किस प्रकार का माहौल बनाने में, और अभी जो जांच चल रही है, जहां मतलब पकड़ा गया जिसको, उससे पूछताछ होना बाकी है, पूछताछ उससे चल रही होगी। अब पूछताछ के बाद ही मुझे ये भी डाउट है कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ इस प्रकार के बयान आए हमारे सामने, देखिए जांच की लंबी प्रक्रिया, 2-3 साल लग जाएंगे। लेकिन अभी आनंद फानंद में हो सकता है कि इस प्रकार की बातें देश दुनिया के सामने रखी जाए कि ये तो जो अटैक था ईरान के भड़कावे में, ये वो, अगर ऐसा भी हो सकता है कि उससे भी तारों को जोड़ने का प्रयास हो सकता है। तो बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि सीनेट में इस बात को लेकर अच्छी खासी बहस होने वाली है। प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये बताना मुश्किल होगा, भारी होगा कि आखिरकार इस वोट से आपको क्या हासिल हुआ, क्या मिला, और क्यों आप इस वोट में गए थे। तो ये प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए मुसीबत वाली बात जरूर होने वाली ठीक है। मैं हमारे से गोयल साहब के पास जा रहा है। हूँ। जी। गोयल साहब, आप सब और हम भी ये जानते हैं कि ईरान जंग ट्रम्प के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया। उनके आत्मसम्मान के लिए उनका ईगो हर्ट किया है ईरान ने ये सब चीज़ें करके, क्योंकि जिस जिस यूफोरिया के साथ वो इस जंग में कूदे थे गोयल साहब, वो हो नहीं जी पाया। तो जैसा कि निपुण सर भी बोल रहे हैं और ऑगस्टिन साहब भी बोल रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस तरह के रेजोल्यूशंस लाना और देशभक्ति के नाम पे, नेशन के नाम पे राष्ट्रपति कुछ भी कर सकते हैं। आप निक्सन को देख लीजिए, जेराल्ड को देख लीजिए, अब्राहम लिंकन को देख लीजिए। इन लोगों ने वहाँ के संविधान और कानून की धज्जियाँ बहुत बार उड़ाई हैं। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो अहम की लाई है बहुत गंभीर स्तर पर पहुँच गई, ट्रम्प क्या बैक ऑफ करेंगे इससे? आपको लगता है कि रेजोल्यूशन लेकर या सीनेट में कुछ भी 3-5 कर कर वो इसको कंटिन्यू करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि यूएसए के सिस्टम में हम्म। कांग्रेस और सेनेट का जो रोल है हम्म। वो इतना अहम रोल है कि उसको मिनिमाइज करना हम्म। या कम करके बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम्म। सबसे बड़ी चीज ये है कि फाइनेंशियल अप्रोप्रिएशंस, फाइनेंशियल अप्रूवल एक स्टेज के बाद में सेनेट के हाथ में ही रह जाता है। हम्म। और अगर सेनेट एक्सपेंडिचर अप्रूव नहीं करती है तो एग्जीक्यूटिव किसी भी हालत में कुछ भी करके भी उनको वो एक्टिविटी बंद करनी पड़ती है। जो भी चल रहा है आपने देखा है कि ये डीएचएस के बारे में, होमलैंड सिक्योरिटी के बारे में, एयरपोर्ट्स पर कितनी दिक्कतें हो रही है क्योंकि बजट अप्रूव नहीं हो रहा है। तो ये सेनेट के हाथ में जो बड़ी पावर है, ये हम इसको किसी भी हालत में इसका कम आकलन नहीं कर सकते हैं। सवाल ये है कि क्या सेनेट जो उनके पास पावर है उसका इस्तेमाल करके क्या इस कंक्लूजन पर पहुंच पाएगा कि ईरान पर जो वॉर हो रही है वो संविधान के मुताबिक नहीं है और इसलिए उसके लिए पैसा खर्च करना अलाउड नहीं होगा। अगर खर्च करना अलाउड नहीं होगा तो आनंद फानन उनको जो उनके जो ISS फोर्ड है, अब्राहम लिंकन है, सबको वापस करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज है कि जो हॉर्मुज की जो बैरिकेडिंग कर रखी है उन्होंने, ब्लॉकेडिंग, वो खत्म करनी पड़ जाएगी। जो बड़ा हथियार है दोनों के पास में वो खत्म हो जाएगा। मैं काफी अरसे से देखता हूं कि अगर अमेरिकन पॉलिटिक्स में ये देखना है कि भाई
सुगबुगाहट जिसको बोलते हैं हिंदी में, कि वहां पर क्या पॉलिटिकल लेवल पर कुछ ऐसा हो रहा है कि जिससे कि प्रेसिडेंट ट्रंप को खतरा महसूस हो। तो अगर आप अमेरिकन मीडिया में सीएनएन को उठा को सुन लीजिए, या आप वॉशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स और पढ़ लीजिए आप रोज, तो पिछले 2 दिन के और आज का पढ़ लीजिए, कहीं भी कोई ऐसा अंदेशा नहीं मिलता है कि किसी भी तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप को कोई खतरा है। ये तो मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूं कि एट पॉलिटिकल लेवल महसूस नहीं हो रहा है कि ट्रंप के लिए कहीं भी कोई खतरा महसूस हो रहा है। जहां तक लॉ की बात है, मैं अमेरिकन लॉ में एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो सुना है वो ये है कि 60 दिन के बाद भी 30 दिन प्रेसिडेंट जो एक्सटेंड कर सकते हैं बिफोर द अप्रूवल ऑफ सेनेट। तो 30 दिन का वक्त और मिल सकता है उनको। दूसरी चीज ये है कि वाकई में क्या ये जो एक्टिविटी हो रही, जो एक्ट हो रहा है, ये वॉर की कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप बोल सकते हैं कि ये मैंने वॉर डिक्लेयर नहीं करी है ये, और मैं वॉर पर नहीं हूं, मैं खाली जो अमेरिकन इंटरेस्ट है, मैं वहां पर जो अमेरिकन ऑयल इंटरेस्ट जो है, अमेरिकन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उनको मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूं इस टाइम पर, और उसके लिए मैंने ये ब्लॉकेट कर रखा है। तो आर्ग्यूमेंट वैलिड हो या नहीं हो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आर्ग्यूमेंट काफी सारी हैं। लेकिन कुछ भी हो, अगर नहीं भी आर्ग्यूमेंट एक्सेप्टेबल हो, तो कम से कम 30 दिन तो कुछ होने वाला नहीं है अभी। और 30 दिन तक जो वहां पर चल रहा है पाकिस्तान में, या आपस की बातचीत चल रही है, देखिए क्या होता है। तो मैं समझता हूँ कि अभी जल्दीबाजी है ये सोचना कि सेनेट की कुछ किसी कोई कार्रवाई से प्रेसिडेंट ट्रंप को असर पहुंचेगा। जी ऑल राइट सर, ठीक है। ऑगस्टिन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक ऐसा वाक़या लगता है, क्योंकि ईरान पर ट्रंप की गलती को अब पूरी दुनिया भुगत रही है। अगर आप देखिए तो अमेरिका ने हमला किया, इजराइल ईरान अमेरिका की जंग, लेकिन उसका खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है। पूरा मिडल ईस्ट परेशान है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड परेशान है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड परेशान है। और अब ये जो सिचुएशन बनी है ऑगस्टिन साहब, मुझे लगता है कि आने वाले कई महीनों तक हम इससे ओवरकम नहीं कर पाएंगे। ट्रंप साहब का तो नहीं पता कि वो कब ओवरकम करेंगे, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी इससे ओवरकम नहीं कर पा रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जंग, जैसा कि बोल रहे हैं गोयल साहब के मित, महीने 1.5 महीने तो अभी और ये मामला चलने वाला है। तो कायदा कानून और सीनेट का जो भी इंटरवेंशन है वो तो समझ में आता है, लेकिन इस जंग ने इतना डैमेज कर दिया सर ऑलरेडी। बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। आपने इनफैक्ट आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कवर भी किया था। एक तो मध्यस्थता लगाने के लिए आपने जिन लोगों को चुना है, अब वो बिल्कुल ही, आई मीन नॉट बिकॉज कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, वो बिल्कुल ही एक वीक लिंक है। वो अपना जो उनका वैल्यू हैड है ये पूरे वार्ता में लगभग जीरो है। और आप उसमें भी शरीफ साहब को नंबर 2 में रख करके आप अपने जनरल साहब को, मुनीर साहब को आगे रख करके ये सब करा रहे हैं। ये लीगली कैसे वैलिड है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हिस्ट्री में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है, वर्ल्ड हिस्ट्री में, कि कोई देश का जो जैसे भी हो चुन करके आया हुआ जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक ब्रीफकेस बॉय जनरल साहब का बन करके रह गया है। तो ये आई थिंक एक मेजर रीजन है साउथ ईस्ट एशिया या फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट नेशन आज अगर सफर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं इस वजह से। और आई मीन मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इस वजह से। आप देखिए लाओस, कंबोडिया, वियतनाम स्पेशली आज तेल की कमी की वजह से जूझ रहा है। 30 से 30% उनकी एयर ट्रैवल अभी तक अफेक्ट हो चुका है। 1-2 एयरलाइन तो आई थिंक बिकने की कगार पे पहुंच गए। लुफ्तांसा 20,000 फ्लाइट उन्होंने कैंसिल किया है। तो आप धीरे धीरे आप देखिए आर्थिक स्थिति जो है लोगों की, जो वेफर थिन मार्जिन में अपना फॉरेक्स के साथ काम करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। और पाकिस्तान आप देखिए स्कूल्स बंद हो गए हैं, दफ्तरें बंद हो गई, तो पाकिस्तान इज ऑल्सो सफरिंग।
बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि एक तो ईरान ने ब्लॉकेड कराई था, उसके ऊपर आपने ब्लॉकेड खोलने के बजाय एक ब्लॉकेड और लगा दिया। इसका मतलब जो भी जहाज ईरान जाने देगा उसको आप ब्लॉक करेंगे, और आप जिन जहाज को छोड़ने की बात करते हैं वो ईरान ब्लॉक करेगा। तो इसका मतलब दो फिल्टर या दो वाल्व लगाने के बाद आउटपुट जो है जीरो है। और वो जीरो आउटपुट की वजह से क्या हो रहा है, 20% तेल दुनिया का अगर वहां से निकल रहा है, उसमें कौन सी कंट्री का तेल उस इलाके में से ज्यादा निकल रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है, ना कि 20%। कहने का मतलब ये है, अगर इस इलाके से कतर, यूएई और कुवैत, इन इसी इलाके से तेल लेने वाले जो लोग हैं, जैसे वियतनाम हो गया या मलेशिया हो गया, इनका तो 70-80% तेल यहाँ से आता है, सऊदी से कम आता है। तो इनकी जो रिफाइनिंग कैपेबिलिटी है वो इन इधर के क्रूड पे डिपेंडेंट है, ना कि जो थिक क्रूड है उस पर डिपेंडेंट है। रशिया का क्रूड जो है जी मेनी कंट्रीज ये नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि रशियन क्रूड के लिए अलग टेक्नोलॉजी चाहिए आप। तो इन सब चीजों को मद्देनजर आप इसको एक ब्रॉड ब्रश कर करके नहीं देख सकते हैं, आप इंडिविजुअल कंट्री के हिसाब से देखना होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर नहीं खत्म हुआ तो कोविड 2 जैसा ये सिचुएशन पैदा हो रहा है दुनिया में। ऑलराइट सर, मेरे साथ पूर्णिमा नाथ जी भी हैं, शी इज़ अ रिपब्लिकन पार्टी लीडर फ्रॉम अमेरिका। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम हम डिस्कस कर रहे हैं कि 1 मई को जो स्पेशल वॉर रेजोल्यूशन है उसकी मियाद ख़त्म हो रही है, 5 दिन और बचे हैं। उसके बाद क्या सीनेट उनको परमिशन देगी ट्रम्प साहब को जंग जारी रखने के लिए? इस मसले पर हम बात कर रहे हैं। अभी वहाँ पर स्थिति बहुत ख़राब है, ट्रम्प साहब पर हमला हुआ है और बहुत शुक्रगुजार है हम ईश्वर के कम से महफूज हैं, वो ठीक हैं। लेकिन मैम अभी जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, आपको क्या लगता है इस वॉर को जारी रखने का खामियाजा तो अमेरिका के साथ साथ दुनिया के सारे देश भुगत रहे हैं, लेकिन अभी जो स्पेशल वॉर रेजोल्यूशन है ये एक्टिव होगा या सीनेट परमिशन अब ट्रम्प साहब को नहीं दे रही है इस जंग को जारी रखने के लिए, क्योंकि नुकसान बहुत हो गया है? जी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। आपने देखा होगा कल की जो घटना हुई है वो बहुत एकदम करीब 60 डेज के करीबन हुआ है। सो एंड उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वहाँ पे 2-3 चीज़ बोले, बहुत कंसर्निंग लगा मुझे। स्पेशली उन्होंने वहाँ पे लिटरली जाके बोल दिया कि वो लोन वुल्फ अटैक है। उनको कैसे पता है? इन्वेस्टिगेशन हो चुका था, वो बयान कर दिए ऑलरेडी, इट्स ए लोन वुल्फ अटैक। किसके क्या कनेक्शन है, किस नेटवर्क के साथ कनेक्शन है, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्शन है, कुछ भी हमें नहीं बताया गया। सो दिस इज़ वेरी कंसर्निंग एंड वेरी डाउटफुल जो सिचुएशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, आपने बताया कि हाँ बहुत अच्छी बात है, और एक्चुअली पीएम मोदी की भी प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्स आ चुका था ये अटैक के बारे में, लेकिन खामेनी के ऊपर पीएम मोदी ने कुछ भी नहीं बोला। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी फ्रॉम ए जियोपॉलिटिकल स्टैंड। एक है पॉलिटिक्स, दूसरा है आपकी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। सो पीएम मोदी कैसे वो चुप रहे थे? मियाँ का रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे 7 दिन के बाद बुक कॉन्डोलेंसेस बुक साइन करने के लिए। दिस वाज वेरी ऑड। एंड देन यहाँ पे अपने प्रेसिडेंट ट्रम्प वहाँ पे पोडियम में जाके स्पेसिफिकली कह रहे थे कि नहीं ईरान के साथ कोई कनेक्शन नहीं। उनको कैसे पता है? Nobody knows. Have you finished the investigation so quickly कि हमें बता दिया कि विदिन लाइक लिटरली विदिन हाफ एन आवर आपने बता दिया ये लोन वुल्फ अटैक है, वॉर, ये ईरान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है? कैसे पता है? There's something else going on that I don't know. I'm not able to connect the dot, but it is odd. उसके बाद आपने वहाँ पे पहली बात तो आपने सीक्रेट सर्विस को थैंक यू बोले स्विफ्ट एक्शन के लिए, लेकिन सेकंड वाला आपने लिटरली बॉलरूम के कनेक्शन किया। बॉलरूम को क्यों उन्होंने जिक्र किया? बॉलरूम का क्या कनेक्शन है? आपने स्पेसिफिकली कहा है कि यहाँ पे सिक्योरिटी कम है, इसीलिए बॉलरूम का सिक्योरिटी चाहिए। भाई बॉलरूम आपने रॉयल पैलेस बना रहे हो, वहाँ पे जो बंकर बना रहे थे, बंकर के बारे में भी आपने बताया नहीं कि अगर इफ इट इज़ ए डेमोक्रेसी ये पीपल्स हाउस है, ये कोई किंग का पैलेस नहीं है, वो कोई रॉयल पैलेस नहीं है जहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रम्प का पैलेस बन रही है वहाँ पे। सो अगर बना रहे हो आप हमें बताइए कि ऐसा सिचुएशन है।
आपने तो पहले तो लोगों का परमिशन नहीं लिया यहाँ पे, आपने चेंज करने वाले हो, उसके बाद आप बंकर बना रहे हो, तो एक्सीडेंटली न्यूज़ लीक हो गया कि बंकर बन रहा है नीचे। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे आपने सिक्योरिटी की बात भी करूँ, इस होटल में, इसी जगह पे, इसी बॉलरूम में मैं इवेंट अटेंड कर चुकी हूँ, मुझे पता है उसका सिक्योरिटी का कैसा है, मैं वो उसका आजू बाजू गिर्द में कैसा एंट्रेंस कैसा है, सिक्योरिटी कैसा है, मुझे पता है। अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प के जैसा लोग वहाँ पे जा रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट के जैसे लोग वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे मल्टीपल सिक्योरिटी और चेक पॉइंट होना चाहिए, और लेकिन यहाँ पे एक लेयर का सिक्योरिटी कैसे हो सकता है? देयर समथिंग ऑड दैट इज गोइंग ऑन। और आपने एक माइक लेके इमीडिएटली आपने बोल दिया इट वाज ए लोन वुल्फ, नो आइडिया, आपने बोला नो कनेक्शन विद ईरान। इसका मतलब देयर इज समथिंग प्लानिंग गोइंग। उससे पहले, इवेंट से पहले एक वीडियो वायरल हो रही कैरोलिन लेविट की, उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि इट वाज गोइंग टू बी एंटरटेनिंग, इट्स गोइंग टू बी क्लासिक ट्रम्प, इट्स गोइंग टू बी फन, वी आर गोइंग टू वॉच, एंड उसमें शॉट्स फायर होंगे। उसको कैसे पता? अगर वो अंतर्यामी है मिस लेविट, कैरोलिन लेविट, सो देर इज समथिंग एल्स गोइंग ऑन, आई वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, और हमें बताया नहीं गया है। मैं इसकी जिक्र इसीलिए कर रही हूँ कि जो पहला शूटिंग हुआ था बटलर में, टॉमस क्रूक जो है, उसके बारे में हमें ना आइडियोलॉजी बताया गया है, ना उसका मोटिव बताया गया है, ना वो आदमी कौन है वो बताया गया है।